Good morning, everybody. एक नया दिन प्रभु ने सबको दिया है। इस नए दिन का की कोशिश कीजिए। ये जो दिन है आपकी जिंदगी में एक नया लेके आए, एक नई ऊर्जा अपने आपने पूछने हैं वो आप पूछना शुरू कीजिए। संतता, शॉर्ट, मोदक, दीपक बदोला, दिनेश अग्रवाल जी, भगवत स्वरूप वत्स जी, अपने प्रश्न पूछिए, टाइप कीजिए। एक प्रश्न पूछा गया है कि उच्च रक्तचाप के बारे में बताइए, क्लियर कीजिए। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर आजकल ये समझा जाता है कि एक कॉमन बीमारी है, सभी होती है। कॉमन बीमारी नहीं है, कॉमन बीमारी बना दी गई। आज से 20-25 साल पहले तक ब्लड प्रेशर किसी किसी को होता था, लेकिन अब किसी भी परिवार में चले जाइए तो लगभग जो है शायद ही कोई ऐसा परिवार अछूता हो जहां ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप ना हो। बहुत आई आता है। और उच्च रक्तचाप कोई बीमारी नहीं है, सिम्टम है, शरीर की एक कमी है। सीधा सीधा जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, वो हमारे स्ट्रेस से, तनाव से, हमारे रहन सहन से, हमारा जो भाग दौड़ है, भाग दौड़ भरी जिंदगी जो है, उससे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। गणेश जी, पुष्कर दत्त जी, आप लोग जितने भी सब शामिल हो रहे हैं अपना प्रश्न पूछिए, टाइप कीजिए। आधुनिक जीवन शैली, एक तो होता है प्राकृतिक जीवन शैली, अनुशासित प्राकृतिक जीवन शैली, दिनचर्या। उसको छोड़कर हमारी पुरानी पीढ़ियों ने, हमारे बुजुर्गों ने संयमित, अनुशासित प्राकृतिक जीवन शैली जी, वो बड़े बड़े रोगों से भी दूर रहे। बुढ़ापे में, जबकि 70-80 वर्ष के पश्चात ही बीमारियां होती थी, और वो भी किसी किसी को होती थी। लेकिन अब कोई उम्र की सीमा नहीं है कि उस उम्र के बाद ही बीमारी होनी है। अब तो किसी भी उम्र में बीमारी हो जाती है। ये हम सबका दुर्भाग्य है। हमारी जो जीवन शैली है, भाग दौड़ की जीवन शैली है। मैं ये नहीं कहता कि वापस खेतों में चले जाइए, वापस हल चलाइए, वापस कुएं खोदिए, चट्टाने खोदिए, नहरें खोदिए। मैं ये नहीं कहता कि वापस आप पुरानी सदी में जाइए, पुराने समय में जाइए। लेकिन मैं इतना जरूर योगी और एक प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते ये जरूर निवेदन करूंगा सभी से जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप अपनी जीवन शैली जो अब है, भागदौड़ जो है, उसको नहीं कम कर सकते। वापस आप प्राकृतिक जीवन की तरफ नहीं जा सकते, वापस खेतों में नहीं जा सकते, वापस गांव में नहीं जाते, प्राकृतिक वातावरण में नहीं जा सकते। लेकिन एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि अपने शरीर के लिए 1 घंटा जरूर बचाएं। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 1 घंटा हमारा अपना होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि 24 घंटे में से 1 घंटा तो हम निकाल सकते हैं। जो 24 घंटे में से 1 घंटा भी नहीं निकाल सकता, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा गरीब कोई इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर नहीं होगा। बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर 24 घंटे में से
1 घंटा हम अपने लिए नहीं निकाल सकते। हम अपने बिजनेस के लिए निकाल सकते हैं, क्रिकेट मैच देखने के लिए घंटों निकाल सकते हैं, सिनेमा देखने के लिए समय निकाल सकते हैं, पार्टी करने के लिए समय निकाल सकते हैं, यार दोस्तों के लिए समय निकाल सकते हैं। हमारे पास हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए हम 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं निकाल सकते। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अगर हम अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, और 24 घंटे में से जो 1 घंटा हमने निकालना है वो अपने लिए निकालना है, सिर्फ अपने लिए निकालना है। अपने शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, शुद्धिकरण के लिए, प्राकृतिक जीवन शैली के लिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या आहार विहार विचार हमारा होना चाहिए, ये 1 घंटा इस पर लगना चाहिए। उसमें आपको योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, प्राकृतिक जीवन शैली अपनानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक वातावरण में आपको जाना चाहिए, पेड़ पौधों के नजदीक जाना चाहिए, नहर समुद्र के नजदीक जाना चाहिए, प्रकृति के नजदीक जाना चाहिए, फूलों के पास बैठना चाहिए, घास पर बैठना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप पेड़ पौधे के पास जाएं, जंगल में जाएं, प्राकृतिक वातावरण के जितना नजदीक आप जा सकते हैं वहां जाएं, योग करें, प्राणायाम करें। ये 1 घंटा तो आपको निकालना ही होगा। और जो 1 घंटा ये नहीं निकालेगा, तो आप फिर अपनी जो जिंदगी जैसी जीना चाहते हैं जिए, वो आपका निर्णय है। लेकिन एज ए योगी, एज ए नेचुरोपैथ, पिछले 35-37 वर्षों से मैं इस फील्ड में हूँ, और मैं जानता हूँ कि योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली ही जीवन जीने का एक तरीका हो सकता है, स्वस्थ होने का तरीका हो सकता है। अगर मेरी बातें किसी भी रूप में किसी को भी के मन को टच करें, और मेरी बात को कोई भी फॉलो करे और उससे अगर लाभान्वित होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और बहुत कम लोग होते हैं जो आजकल प्राकृतिक जीवन शैली को, योग को, प्राणायाम को, प्राकृतिक चिकित्सा को, प्रकृति प्रेमी बहुत कम लोग होते हैं। सबके पास बहाने हैं, सबके हाथों में घड़ियां बंधी हुई हैं, सब, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। बहाने सबके पास हैं कि नहीं हम कल कर लेंगे, परसों से शुरू कर लेंगे। पेड़ पौधे हम आज काटेंगे, लेकिन पेड़ पौधे हमारी आने वाली पीढ़ियां लगाएंगी। प्राणायाम योग के लिए टाइम नहीं है, वो अगर हो सकता है तो हमारे नौकर को समझा दीजिए, हमारे पीए को समझा दीजिए, वो हमारी तरफ से कर देगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ आपको ही करनी होती हैं, आप ही करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा। योग, प्राणायाम या प्राकृतिक जीवनचर्या या प्रकृति के निकट जाना, ये आपका पीए नहीं कर सकता आपके लिए, आपका नौकर नहीं कर सकता, आपका ड्राइवर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इसका फायदा आपको ही होना है और किसी को नहीं होना है। आपके स्वास्थ्य को होना है, आपके शरीर को होना है, आपके मन आत्मा से मन को होना है, शरीर को होना है। अपने प्रश्न पूछना शुरू कीजिए, टाइप कीजिए प्लीज। स्वामी धर्म जी, विवेक मधु जी, रविंद्र शर्मा जी, जंग बहादुर जी, शैलेश द्विवेदी, मुकेश कुमार जी, आप सब जितने भी शामिल हुए हैं अपने प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। तो उच्च रक्तचाप रक्तचाप के बारे में मैं यही कहूंगा कि आधुनिक जीवन शैली के रोग है, अपने आपको प्राकृतिक जीवन शैली अपनी होगी, योग प्राणायाम अपनाना, जो समय में लौटना होगा, लौटना है, तुम लौटना है। हमने कहा कि हम जहां हैं प्रकृति के नजदीक जाएं, प्राकृतिक को अपनाएं। जल नीति है, कुंजल है, बस्ती है, सूर्य स्नान है, टहलना है, ये दौड़ना है, ये सारी चीजें जो है हमारे को ये सब चीजें अपनानी होंगी। और जो चीजें आप नहीं जानते हैं, किसी योग शिक्षक से या प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाकर उससे ये सब चीजें सीखिए, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाइए, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जो चीज को आप खुद करते हैं वो आपके बच्चे उसको फॉलो करते हैं। अगर आप उस चीज को नहीं करते हैं तो आपके बच्चे उसको फॉलो नहीं करेंगे। संस्कार इसी को कहा जाता है कि घर में जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो जो भी कर रहे होते हैं, जो भी सोच रहे होते हैं, उनके जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी उनकी जीवन शैली होती है, जो भी उनका सोच का तरीका होता है, जो भी उनके कार्य होते हैं, उन सब का असर हमारे बच्चों को पड़ता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को पड़ता है। और हमने जो संस्कार लिए हैं, हमने संस्कार आगे हमारे को कैरी ऑन करने चाहिए। अच्छे संस्कार हमने लिए हैं, अच्छे संस्कार हमने आगे पहुंचाने हैं। ये हमारी एक जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। सिर्फ आपने संतान उत्पत्ति कर दी, संतान उत्पत्ति करना ही सिर्फ आपका कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य आपका तब तक है
जब तक आपके जो बच्चे हैं, आपके जो जनरेशन है, आपके जो युवा लोग हैं, वो जब तक अच्छा जीवन जीना नहीं सीख जाते, तब तक आपके कर्तव्य पूरे नहीं होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। ये बातें में उपदेश वाली बातें नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है, इस तरह की बातें नहीं है कि प्रवचन वाली बात प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, ये मौलिक बातें बता रहा हूँ, बहुत जरूरी बातें बता, इसको ना समझें, उपदेश नहीं है, व्यवहार और बातें हैं, और इन बातों पर दिया जाना चाहिए। ध्यान ना देने की वजह से कई बीमारियां, 90% बीमारियां मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी क्रिएट की हुई हैं। 90% बीमारियां जो है हमने खुद पैदा की हैं, हम उनको पैदा करते हैं, उनका कारण बनते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको जटिल करते हैं, उनको अजीर्ण करते हैं, असाध्य कर देते हैं। और किसी डॉक्टर के पास ऐसे हम लोगों का इलाज नहीं है। हम भीड़ लगाते रहेंगे, हॉस्पिटल्स में हमारी लाइनें लगती रहेंगी, भीड़ बढ़ती रहेगी, लेकिन ये भीड़ और लाइनें तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक हम अपने आप को खुद नहीं सुधारेंगे, हम अपने सेहत की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपनी तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपने शरीर, मन, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। कृपया इन चीजों पर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 11 बजे के आसपास आऊं, थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करूं और बताने की कोशिश करूं थोड़ा बहुत जितना भी मैं जानता हूं। अगर कुछ लोग भी तक भी ये बात मेरी पहुंची और कुछ लोगों को भी इससे फायदा हुआ, तो मैं समझूंगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सार्थक है। मुकेश कुमार जी, शैलेश द्विवेदी जी, पूछिए, अपने प्रश्न पूछिए। आप में से जिसने जो अपना प्रश्न पूछना है, सरपाल जी अपना प्रश्न पूछिए। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्षेत्र आप ले सकते हैं। मेरा जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। जिस तरह का भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछिए। एक प्रश्न है, सूर्य स्नान की विधि लाभ। सूर्य स्नान का मतलब है सनबाथ। देखिए, हमारा जो देश है एक गर्म जलवायु वाला देश है। यहाँ लगभग 9-10 महीने के आसपास गर्मी पड़ती है। कई स्टेट तो ऐसे हैं साउथ के जहाँ 12 महीने गर्मी होती है। शरीर में से जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम लेते हैं, शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन है, शरीर की जो गंदगियां हैं, शरीर में जो विजातीय द्रव्य पैदा हैं, या शरीर में जो रोग उत्पन्न करने की चीजें हैं, वो जो बाहर निकलती हैं, वो शरीर का हमारा एक सिस्टम है कि 3 तरीके से शरीर से गंदगी बाहर निकलती है। मल के रूप में, मूत्र के रूप में और पसीने के रूप में। 3 रूप में हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी का होता है। हमारा शरीर, हमारी ये क्रियाएं हैं, वो इससे जो है जो भी अवशोषित चीजें होती हैं, अवशेषित शेष चीजें होती हैं, फॉरेन मैटर होता है, वो पसीना, मल और मूत्र के रूप में शरीर बाहर निकालता रहता है। और ये 3 चीजें जहां भी अवरुद्ध होती हैं, जहां भी पसीना ठीक से नहीं आता है या मल मूत्र ठीक से निष्कासित नहीं होता है शरीर में से, तो ये शरीर में इकट्ठा हो जाता है और शरीर में रोग के कारणों का वजह बनती है, और वो जो लक्षण है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए पसीना, मल मूत्र रेगुलर जो है निष्कासित शरीर से होता रहना चाहिए। उसमें पसीना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी रोम उससे खुलते हैं और पसीने के रूप में जितना भी बाहर फॉरेन मैटर निकलता है वो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें जो पूछा गया है सूर्य स्नान, सन बाथ, उसमें सन बाथ में ये है, हालांकि हिंदुस्तान में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। बाहर के देशों में जहाँ की जलवायु ठंडे देश जो है, वहाँ आपने देखा होगा कि जब भी मौसम धूप निकलती है तो वहाँ छुट्टी हो जाती है, या जब भी धूप का मौसम होता है तो वहाँ छुट्टियां होती हैं, ताकि लोग बाहर निकलें, प्रकृति के वातावरण में जाएं, धूप में ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को धूप में लगाएं, धूप के संपर्क में रखें। धूप में संपर्क रहने से पसीना निकलना बहुत आवश्यक होता है।
पसीना निकलना इतना महत्वपूर्ण होता है कि कहा जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, हमें सिखाया भी गया है, हमने पढ़ा भी है और हमने प्रैक्टिकली भी पेशेंट्सों पे देखा है कि एक बार दिन में एक बार शरीर से पसीना निकलना ही चाहिए, चाहे वो जिस तरह से भी निकले, चाहे आप दौड़कर निकालें, चाहे आप भागकर निकालें, चाहे आप वो धूप स्नान लेकर निकालें, चाहे आप वो स्टीम बाथ लेकर निकालें, जिस तरह से भी पसीना निकलता है एक बार खुलकर पसीना निकालना चाहिए। ये हमारे जो एसी हैं, पंखे हैं और जो हमने प्राकृतिक वातावरण की बजाय हम एसी में जो रहना शुरू हमने ज्यादा कर दिया है, ये बहुत बड़ी वजह है कि हमारा पसीना शरीर से ठीक से नहीं निकलता है। ये भी बहुत बड़ा आजकल रोग उत्पन्न होने का एक कारण हो गया है कि हमारी जो जीवन शैली है वो ऐसी हो गई है कि सब जगह एसी पंखे ये लगे हैं और हम पसीना हमारे शरीर से नहीं निकलता है। शरीर से पसीना निकलना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है और अगर पसीना आप नहीं निकालेंगे, एसी में ही रहेंगे, जीवन शैली आपकी एसी वाली रहेगी, तो दिक्कतें आएंगी और उसके लिए फिर आपको जाना होगा, डॉक्टरों के चक्कर लगाने होंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने डॉक्टरों के चक्कर लगाने हैं या दिन में एक बार पसीना शरीर का निकालना है, ताकि कई रोग पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएं। सतीश जी आए हैं, विनय मिश्रा जी आए हैं, पूछिए, अपना प्रश्न पूछ लीजिए, अपना प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। जिनके आप में से जिनके भी किसी का कोई प्रश्न है तो उसको टाइप कीजिए। मैं अपनी तरफ से तो बहुत कुछ कहता रहता हूँ, पोस्टों के द्वारा आपके तक पहुंचाता रहता हूँ। अब मेरी कोशिश है कि मैं जो आपकी प्रश्नों का कुछ उत्तर है तो वो दिया करूँ, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाता है एक तरह से। आप जो भी पूछते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूँ, तो एक मेरा भी रिमाइंडर होता रहता है। पूछ रहे हैं कि ये जो विजातीय द्रव्य क्या है, कैसे संचित होता है। विजातीय द्रव्य को हम प्राकृतिक चिकित्सा में विजातीय द्रव्य का मतलब हम ये कहते हैं कि फालतू चीज जो भी हमने शरीर ने ग्रहण किया, चाहे वो भोजन के रूप में ग्रहण करा, चाहे वो सांस के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की, हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा हमने जो भी शरीर के अंदर ग्रहण करा, हमने आंखों से जो भी देखा वो शरीर के अंदर गया, कानों से हमने जो भी सुना वो शरीर के अंदर गया, नाक से हमने जो भी स्मेल, जो भी सुगंध हमने ली वो शरीर के अंदर गई, मुंह के द्वारा हमने जो भी आहार ग्रहण किया वो शरीर के अंदर गया, त्वचा द्वारा हमने जो भी ग्रहण किया वो शरीर के अंदर गया। हमारी सभी इंद्रियों के द्वारा जो शरीर के अंदर चला गया एक बार, वो हमारे शरीर में चला गया और उसके बाद जो हमारा जो सिस्टम है, शरीर का जो सिस्टम है, वो पाचन क्रिया है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे जितने भी अंग हैं, हमारा जो पूरा शरीर है एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। सभी अंग जो हैं अपने अपने अलग अलग पार्ट की तरह काम करते हैं, मशीनरी की तरह काम करते हैं और पूरा शरीर हमारा एक कारखाने की तरह काम करता है। एक एक रेशा, एक एक कोशिका, एक एक नस नाड़ी, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिका और बड़े से बड़ा अंग या पाचन क्रिया या हमारे जो भी सिस्टम है, वो सारी जो क्रियाएं हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं। और जो भी चीज इंद्रियों से हमारे अंदर गई है शरीर में, उसको पचाना, उसको अवशोषित करना, उसको शरीर में लगाना, शरीर में उन चीज उससे ऊर्जा पैदा करना, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में सभी अंगों में बांटना, पहुंचाना, ये पूरा एक सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा पहुंचता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पहुंचता है, हमारे पाचन क्रिया के बाद जो ताकत हमारा शरीर, छोटी आंत बड़ी आंत जो शोषित करती है, उस एनर्जी को सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो सभी अंग को जितनी जितनी जरूरत होती है वो चीज वहां पहुंचाई जाती है, हर कोशिका तक वो चीज पहुंचाई जाती है, ऊर्जा। और वो लेकिन हम सभी इंद्रियों से जो कुछ भी हम शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, उसमें जो शरीर के लिए उपयोगी है वो शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है, और जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है वो विजातीय द्रव्य हम उसको कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जो भी हमारी इंद्रियों द्वारा शरीर के अंदर गया, वो शरीर के लिए अगर उपयोगी नहीं है तो
वो एक विजातीय द्रव है और वो पसीने के द्वारा, मल के द्वारा या मूत्र के द्वारा बाहर शरीर से निकल जाना चाहिए। अगर बाहर नहीं निकलता है, जो भी पदार्थ, जो भी हमने हमारी इंद्रियों द्वारा, आंख, नाक, कान, मुंह के द्वारा, आहार के द्वारा, देखने के द्वारा, कानों से सुनने के द्वारा, सूंघने के द्वारा शरीर में जो भी अंदर गया है, वो अगर हमारे शरीर के लिए, उसमें से जो भी जितनी भी मात्रा हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो मात्रा पसीने से या मल या मूत्र के द्वारा बाहर अगर नहीं निकलती है, निष्कासित नहीं होती है, तो वो शरीर में अपना स्थान कहीं ढूंढती है और जिस स्थान पर वो इकट्ठा एक्युमुलेट होनी शुरू हो जाती है, एकत्रित होनी शुरू हो जाती है, उसको हम विजातीय द्रव्य, फॉरेन मैटर कहते हैं। और ये ही फॉरेन मैटर, यही विजातीय जो शरीर से निष्कासित नहीं हुआ, ना पसीने द्वारा निकला, ना मल द्वारा निकला, ना मूत्र द्वारा निकला, ये जो पदार्थ शरीर में एक्युमुलेट हो गया, जहां भी एक्युमुलेट हो गया, वो चाहे वो दीवारों पर चिपक गया, चाहे वो जोड़ों में इकट्ठा हो गया, चाहे वो कहीं भी इकट्ठा हो गया, किसी अंग विशेष में इकट्ठा हो गया, या किसी सिस्टम में हो गया, या नस नाड़ी में इकट्ठा हो गया, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मतलब यही है कि हमारे जो भी नस नाड़ियां हैं, उसमें जो विजातीय द्रव, मतलब गंदगी, एक तरह से हम गंदगी कह सकते हैं। कोई जैसे पाइप है, पाइप में अगर साफ पानी भी बह रहा है, तो उसको भी अगर आप कुछ समय बाद खोलकर उस पाइप को देखेंगे, तो उसकी दीवार पर आपको कालापन दिखाई देगा। साफ पानी के पाइप भी काला हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक समय के बाद पाइप की जिस तरह से सफाई होनी जरूरी है, पाइप भी साफ किया जाना चाहिए। इसी तरह से हमारी भी नस नाड़ियां, आंतें, हमारा जितना भी सिस्टम है, वो उसमें भी जितनी जो नालियां हैं, पाइपें हैं, वो भी रेगुलर साफ होनी चाहिए। और जब तक वो साफ नहीं होंगी, तो वो जो दीवारों पर जो चीज इकट्ठी होती है, लगती है, वो आने वाले टाइम में रोग का कारण बनती है। वो चीजें हम साफ नहीं करते हैं, रेगुलर षटकर्म नहीं करते हैं, षटकर्म से उन चीजों को हम नहीं निकालते हैं, मल मूत्र पसीने के द्वारा निकालने का हम प्रयास नहीं करते हैं, तो वो चीजें शरीर में हमारे इकट्ठी होती हैं और वो रोग का फिर कारण बनती हैं। और वो चीजें फिर कुछ समय बाद जब हम ध्यान नहीं देते हैं, तो कुछ समय बाद वो इस तरह से इकट्ठी हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, कि वो किसी भी तरीके से फिर वो छूटती नहीं है, छुड़ाई नहीं जाती हैं। और फिर सारा समय, सारा हमारा धन, हमारा अनुसंधान, हमारी एनर्जी, हमारी सोच, हमारा जितना भी ज्ञान है, वो सब व्यर्थ होता है और सारी उम्र जो है हम उसको जो है हटाने में लगे रहते हैं, लेकिन वो चीज हटती नहीं है। और हम केमिकल्स लेकर और दवाइयां लेकर उस चीज को हम, और सिस्टम को हम बिगाड़ लेते हैं। अपना इम्यून सिस्टम को, अपने रेसिस्टेंस पावर को, अपने प्रतिरोधक क्षमता को हम बिगाड़ लेते हैं, शरीर को बिगाड़ लेते हैं। हम अपने स्ट्रेस हमारे दिमाग पर इतना हो जाता है कि वो हमेशा वो जो बीमारी है, जो कष्ट है, जो वेदना है, वो हमारे दिमाग में घर कर जाती है। हमारा शरीर, मन, आत्मा तीनों उसमें कष्ट में हो जाता है, वो उस चीज को सोचता है। और जब तीनों का समन्वय है, शरीर, मन, आत्मा, तीनों का आपस में सामंजस्य है, अगर शरीर कमजोर होता है तो मन पर, आत्मा पर असर पड़ता है। तीनों का किसी पर भी है, हमारा विचार है, मन है, हम दुखी हैं, तो उस चीज का हमारे शरीर पर भी असर पड़ता है, आत्मा पर भी असर पड़ता है, मन पर भी असर पड़ता है, हर चीज का असर पड़ता है। और किसी भी अंग में अगर छोटी सी आपके अंगूठे में भी चोट लग जाती है, तो उसका असर जो है, उसकी जो वेदना है, वो पूरे शरीर को महसूस होती है। वो वेदना पूरा शरीर उसमें शरीक होता है। अंगूठे में चोट लगी है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा शरीर उस वेदना को महसूस करता है, और कई बार पूरा शरीर फीवर, ज्वर का भी कभी कभी ज्वर हो जाता है। हल्का सा ज्वर होने का यही मतलब है कि अंगूठे में जो चोट लगी, वो पूरे अंगूठे की चोट ने पूरे शरीर पर असर करा। तो हम योग प्राकृतिक चिकित्सा में यही मानते हैं कि पूरे शरीर का इलाज होना चाहिए, पर्टिकुलर एक उसका नहीं। क्योंकि जो कुछ भी कष्ट है, छोटी सी जगह में भी कष्ट है, किसी एक अंग का जो असर है, वो पूरे शरीर के हर अंग पर पड़ता है, हर सेल पर पड़ता है।
हर सेल, हर अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का असर पड़ता है। किसी का प्रश्न है तो पूछिए। धन्यवाद।